नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के चैप्टर 3 के बारे में, जो एक्चुअली डील करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड समथिंग अदर्स आल्सो। कि इसके अलावा भी सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पावर और ड्यूटीज क्या हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का चैप्टर 3 एक्चुअली डील करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ईटीसी। और इसमें कुछ सेक्शंस हैं और सेक्शन 4 से लेकर 11 तक जो सेक्शन है वो चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं एक एक सेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सेक्शंस हैं 4 से लेकर 11 तक, और क्या पावर्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को और सर्विस प्रोवाइडर को। दोस्तों, सेक्शन 4 कहता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। तो सबसे पहले मैं ये दो जो सब क्लास हैं सेक्शन 4 के 1 एंड 2 इनको पढ़ देता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग और इज लाइकली टू बी कमिटेड may give information about it to the concerned protection officer। और दूसरा क्लास कहता है no liability civil or criminal shall be incurred by any person for giving in good faith of information for the purpose of subsection 1। अब सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको ये बिलीव हो रहा है, जिसको ये विश्वास हो रहा है कि कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, किसी घर में उसको पता चला कि नहीं यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हो रहा है और कोई एग्रीव्ड पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और रिस्पोंडेंट उस पर जाति कर रहे हैं, तो वो पर्सन जाकर, मतलब उस एग्रीव्ड पर्सन के अलावा ये कोई पर्सन है, कोई भी नागरिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाकर दे सकता है। और दूसरा चीज़ ये कि ये सब क्लास 1 में है, सबसेक्शन 1 में है। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उस पर्सन की जिसने इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी है उसकी ना तो सिविल लायबिलिटी कोई बनती है ना क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी नहीं होगी और वो जो है पूरी तरह से एक इंफॉर्मेंट के रूप में ही रहेगा। उसकी कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी अगर सबसेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। तो सबसेक्शन 1 और 2 यहां पर आपको मैंने डिस्कस किया। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डीवी एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटीज हैं, उसके बारे में सेक्शन 5 बात करता है। सेक्शन 5 ये कहता है अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट अ प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम शैल इन्फॉर्म द एग्रीव्ड पर्सन। तो क्या क्या चीजें वो इन्फॉर्म कर सकता है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को या मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट मिलती है कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेंट कोई भी हो, जैसे ही इन लोगों को ये खबर मिलती है, ये कंप्लेंट मिलता है, तो इन सब की ये ड्यूटी होती है कि वो उस जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको उसके राइट्स के बारे में बताए, उसको इन्फॉर्म करे कि आपके क्या राइट्स हैं और आपको किस तरह से इसमें सहायता मिल सकती है। वो सारी चीजें बताने का कर्तव्य, ड्यूटीज इन सभी का होता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो आपका मजिस्ट्रेट हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो। सबकी ये ड्यूटी है कि वो एग्रीव्ड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में बताए। अब क्या क्या राइट्स हैं उसको हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सेक्शन 5 का क्लास ए कहता है कि जो मजिस्ट्रेट होगा या प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा या पुलिस होगी या सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो एग्रीड पर्सन को बताएगा कि आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो रिलीफ के लिए और आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है, प्रोटेक्शन में रिलीफ मिल सकता है, आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है, मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है, कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की अगर कस्टडी है तो कस्टडी ऑर्डर भी इसी डीबी एक्ट के थ्रू उनको मिल सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकता है। तो इन सब के बारे में
ये ड्यूटी होती है कि ये सारे लोग उस एग्रीड पर्सन को इसके बारे में बताएं और उसका एप्लीकेशन तैयार कराएं। सब क्लास बी, सी, डी, ई के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑफर राइट टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, ऑफर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर द सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब ये ड्यूटीज भी होती हैं इन चार लोगों की, पुलिस की, मजिस्ट्रेट की, प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, कि वो एग्रीड पर्सन को ये बताएं कि एक सर्विस प्रोवाइडर उनको क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, उनके पास अगर कोई लायर नहीं है तो फ्री लीगल सर्विसेज के लिए भी वो बताएंगे कि आपको कहाँ से फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती हैं। वो ये भी बताएगा कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप 498 के तहत जो आप पे जाती हो रही है उसके तहत 498 के इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 498 के तहत आप किस तरह से अपना नया केस तैयार कर सकती हैं, उसके बारे में भी ये ड्यूटीज होती हैं कि ये सारे लोग उसको, उस महिला को, उस पीड़ित को बताएंगे। दोस्तों सेक्शन 6 कहता है ड्यूटीज ऑफ द शेल्टर होम्स। क्या ड्यूटीज हैं शेल्टर होम्स की, जो गवर्नमेंट के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। इफ एन एग्रीड पर्सन आर ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर आर अ सर्विस प्रोवाइडर request the person in charge of the shelter home to provide shelter to her, such person in charge of the shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in the shelter home। तो अगर कोई एग्रीड पर्सन है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति से यहाँ मतलब उसी महिला से है जिस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करती है शेल्टर होम के इंचार्ज से या उसकी जगह पर उसकी तरफ से प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है शेल्टर होम के इंचार्ज से, तो शेल्टर होम के इंचार्ज की भी ये ड्यूटी है कि उस एग्रीड पर्सन को वहां पर आश्रय प्रदान करे, अपने शेल्टर होम में उसको एक कमरा दे, उसके रहने की व्यवस्था करे, ये उसकी ड्यूटी होती है। दोस्तों सेक्शन 7 बात करता है ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी में क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूं उसके बाद बताता हूं। इफ एन एग्रीड पर्सन आर on her behalf a protection officer or service provider request the person in charge of the medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility। अगर यहाँ पे बात यह है कि अगर कोई एग्रीव पर्सन रहता है, वो रिक्वेस्ट करे किसी मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज से या उसकी जगह पर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर रहा हो किसी मेडिकल फैसिलिटी के इंचार्ज को, तो मेडिकल फैसिलिटी इंचार्ज की ये ड्यूटी है कि वो उस एग्रीड पर्सन को, उस महिला को वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिससे कि उसको राहत मिल सके। तो ये भी ड्यूटीज होती है मेडिकल फैसिलिटी इंचार्ज की कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, वो एक मेडिकल फैसिलिटी और एड उसको देगा उस महिला को जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है। दोस्तों सेक्शन 8 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन इसका अपॉइंटमेंट करता है, उसके बारे में यहाँ पे सेक्शन 8 में बताया गया है। तो सबसेक्शन 1 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच मेंबर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज इट मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी and shall also notify the area or areas within which a protection officer shall exercise powers and perform the duties confirmed to him by under this act। अब ये ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो हर जिले में, अपने स्टेट के हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को नियुक्त करे। उनके नंबर्स जैसा वो फिट पाते हैं, जिस जिले में जितनी जरूरत है उतनी वो जो है उनका अपॉइंटमेंट करे। साथ ही उनको बताए कि वो किस एरिया में, उनका क्या एरिया है और किस एरिया के लिए वो वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं और अपने जो पावर्स हैं वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट की एक तरह से ड्यूटी है कि वो वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करें। दोस्तों सेक्शन
8 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फार एज पॉसिबल बाय वोमेन एंड शैल पॉजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब अगर संभव हो सके, अपॉइंटमेंट में बात की जा रही है कि अगर संभव हो सके तो प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला रखी जाए अगर उनके पास योग्यता है। जो योग्यता एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए चाहिए, अगर योग्य महिला है तो उसको प्रेफरेंस दीजिए और उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाइए ताकि वो महिला की बात को समझ सके। और सब क्लास जो आपका सबसेक्शन 3 है वो कहता है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जो रूलिंग के अकॉर्डिंगली जो भी उसके रूल्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो चाहे उसके अंडर में उसके जो अधीनस्थ हैं, उन सबको जैसा रूलिंग में प्रिस्क्राइब किया गया है उसके तहत उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उसके तहत ही उनको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। दोस्तों सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब उसमें क्या क्या है, इसका जो है सबसेक्शन 1 का क्लास ए देखिए, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर द एक्ट। अब ये ड्यूटी होगी हर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की कि वो मजिस्ट्रेट को मदद करे। मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत जो भी चीजें दी गई हैं, इस अधिनियम के तहत जो भी चीजें दी गई हैं उसमें वो मजिस्ट्रेट की मदद करता रहेगा। मजिस्ट्रेट जब चाहे उससे अपनी सलाह ले सकता है कि इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें वो मजिस्ट्रेट को डिस्कस करेगा। अब देखिए सबसेक्शन 1 का क्लास बी कहता है टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट in such form and in such manner as may be prescribed upon the receipt of a complaint of a domestic violence and forward copies thereof to the police officer in charge of the station within the local limits of whose jurisdiction domestic violence is alleged to have been committed and to the service provider in that area। अब जैसे ही किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई एप्लीकेशन मिलती है तो वो उस एप्लीकेशन को अपनी रिपोर्ट जो है इंसिडेंट रिपोर्ट उस फॉर्मेट में तैयार किया करेगा जैसा कि इस एक्ट में दिया गया है और उसको मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कराएगा। ये भाई रिपोर्ट है हमारी जो एप्लीकेशन के ऊपर हमने बनाया है। साथ ही उसकी एक कॉपी वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को भी भेजेगा जहां की वो घटना है, जिस एरिया का घटना है उस पुलिस इंचार्ज को भी वो एक कॉपी भेजेगा, वहां के सर्विस प्रोवाइडर को भी एक कॉपी भेजेगा, ये भी उसकी ड्यूटी है। तो ये सारी ड्यूटी है, वो सारे आरोपों के बारे में विस्तृत रूप से अपने इंसिडेंट रिपोर्ट में बताएगा। सबसेक्शन 1 का क्लास सी कहता है टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द मजिस्ट्रेट इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर क्लेमिंग रिलीफ और इश्यूएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की यह भी ड्यूटी है कि वो एक प्रार्थना पत्र बनाएगा, एक एप्लीकेशन बनाएगा जो कि एग्रीड पर्सन चाहता है। अब अगर एग्रीड पर्सन प्रोटेक्शन चाहता है, अगर एग्रीड पर्सन कंपनसेशन चाहता है, मॉनेटरी रिलीफ चाहता है, तो जो भी एग्रीड पर्सन चाहता है उसका एक एप्लीकेशन वो बनाएगा उस मैनर में जैसा कि यहां पर इस एक्ट में दिया गया है, उसी तरह से वो बनाएगा। ये भी एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 का क्लास डी कहता है टू इंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 and make available free of cost the prescribed form in which a complaint is to be made। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की यह भी ड्यूटी है कि वो एग्रीड पर्सन को लीगल एड की सर्विसेज प्रोवाइड कराए, साथ ही जितने भी इसके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हैं जिस पर कि आपका एप्लीकेशन बनेगा वो भी फॉर्म उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। सबसेक्शन 1 सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ई कहता है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in the local area within the jurisdiction of the magistrate। प्रोटेक्शन ऑफिसर की यह भी ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आने वाले उन सभी सर्विस प्रोवाइडर की, उन सभी लीगल एड देने वालों की, काउंसलिंग वालों की, शेल्टर होम्स कौन कौन से हैं और क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रेजेंट हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करके अपने पास रखे ताकि जब भी कोई एग्रीड पर्सन उसके पास आए तो वो बता सके कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से क्या क्या सहायता मिल सकती है या आपके आसपास क्या लीगल सर्विसेज हैं
क्या काउंसलिंग के सेंटर्स हैं, क्या शेल्टर होम्स हैं कि नहीं हैं, वो सारी बातें वो उसको बता सके। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 का क्लास एफ कहता है टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इफ द एग्रीव्ड पर्सन so requires and forward a copy of his report of having lodged the aggrieved person in a shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the shelter home is situated। अब ये भी ड्यूटी प्रोटेक्शन ऑफिसर की है कि जब कोई एग्रीड पर्सन को शेल्टर होम की जरूरत होती है तो वो शेल्टर होम में जब उसको रख देता है तो रखने के बाद एक रिपोर्ट उसको बनानी होती है और वो रिपोर्ट उसको वहां के कंसर्न पुलिस ऑफिसर को देना है। साथ ही उसकी एक रिपोर्ट उसको मजिस्ट्रेट को भी देना है कि मैंने इस महिला को, जो कि एक एग्रीड पर्सन थी, उसको मैंने इस शेल्टर होम में सेफली रखवा दिया है। तो इसकी एक रिपोर्ट मैं आपको मजिस्ट्रेट को भी दे रहा हूं और एक प्रति मैं पुलिस ऑफिसर को भी कंसर्न में दे दिया है। सेक्शन 9 ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर में सबसेक्शन 1 का क्लास जी ये कहता है टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड if she has sustained bodily injuries and forward a copy of the medical report to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the domestic violence is alleged to have been taken place। अब अगर एग्रीव्ड पर्सन को चोटें आई हैं या उसको गंभीर चोटें आई हो या साधारण चोटें आई हैं तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको मेडिकली एग्जामिन करे और मेडिकली एग्जामिन करने के बाद जो उसको रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट को उस मजिस्ट्रेट को दे जिसके जुरिस्डिक्शन में वो क्षेत्र आता है, तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भी प्रोवाइड करे। ये भी ड्यूटीज प्रोटेक्शन ऑफिसर की होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उस रिपोर्ट की एक प्रति जो है मजिस्ट्रेट को देना है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का क्लास एच कहता है टू इंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विथ एंड एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की यह भी ड्यूटी है कि वो सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई मॉनेटरी रिलीफ किसी एग्रीड पर्सन को मिली है तो वो मॉनेटरी रिलीफ कंप्लाइड और एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है उसके बारे में भी उस संज्ञान ले और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेस करे, उस एग्रीड पर्सन की मदद करे। और ये जो है सीआरपीसी के 1973 के तहत वो करेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच के 1 में आता है टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रिस्क्राइब। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर वो भी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो इसके अलावा भी उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं। इसमें क्लास 2 ये कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट and shall perform the duties imposed on him by the magistrate and the government by under this act। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर वो सारे सुपरविजन करेगा। वो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वो मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है, मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में काम करता है और वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है जो उसको मजिस्ट्रेट इंपोज कर रहे हो या इस एक्ट के तहत उस पर इंपोज हो या गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया गया। दोस्तों सेक्शन 10 बात करता है सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में देखिए यहाँ क्या बातें लिखी गई हैं। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आर अ कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ वुमेन बाय एनी लॉफुल मीन्स including providing a legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर होता कौन है? तो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी ऐसी वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ऐच्छिक एसोसिएशन है जिसने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के तहत या कंपनी एक्ट 1956 के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और उनके ऑब्जेक्टिव हैं कि वो महिलाओं की मदद करेंगे, ऐसी महिलाओं की मदद करेंगे जो कि एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो लॉफुल हो, जो भी वो मदद करेंगे वो लॉफुल हो, चाहे वो काउंसलिंग की मदद हो, चाहे वो शेल्टर होम की मदद हो, चाहे वो उसको मॉनेटरी रिलीफ अगर कोई देते हो उसकी हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर वो करते हो उसकी हो। वो सारे
चीज़ों के लिए, चाहे उसको जाकर वो काउंसलिंग ही कर रहे हैं या उसको मदद ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो महिलाओं की मदद के लिए है और वो सोसाइटी एक्ट 1860 या कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हों, उन्हें ही हम सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 बताता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या पावर होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर हैव द पावर टू रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म if the aggrieved person so desire and forward a copy thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place। अब ये सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी होती है, सर्विस प्रोवाइडर का एक पावर होता है कि वो जब भी कोई एग्रीड पर्सन उसके पास आता है तो वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाए और उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस क्षेत्र का, उसको फॉरवर्ड करे। साथ ही वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी अपनी इंसिडेंट रिपोर्ट दे सकता है जो उसके उस क्षेत्र का एक्चुअली में प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा। अब इसका क्लास बी ये कहता है, गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। सर्विस प्रोवाइडर के पास ये भी पावर है कि वो एग्रीड पर्सन को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है, जहां पे भी मेडिकल फैसिलिटी हो वहां पे मेडिकली एग्जामिन कर सकता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट को वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी भेज सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है या करेगा। साथ ही वो उसके मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में, जहां पे लोकल लिमिट्स के बारे में बात हो रही है, जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वो आया है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस पुलिस स्टेशन को भी वो मेडिकल रिपोर्ट भेज सकता है। क्लॉज सी ये कहता है, इंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन द शेल्टर होम if she so requires and forward a report of the lodging of the aggrieved person in the shelter home to the police station within the local limits of which the domestic violence takes place। तो अब सर्विस प्रोवाइडर के पास भी ये पावर है कि वो एग्रीड पर्सन को शेल्टर होम दिला सकता है, अगर उसको जरूरत है तो शेल्टर होम दिला सकता है। शेल्टर होम दिलाने के बाद उसकी एक रिपोर्ट कि उसने उसको उस एग्रीड पर्सन को अलॉज कर दिया है, उसकी एक रिपोर्ट वो पुलिस स्टेशन ऑफिसर को देगा जिसके क्षेत्राधिकार में वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है, और साथ ही वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी अपनी रिपोर्ट देगा कि मैंने इस एग्रीड पर्सन को यहाँ पे लॉज कराया है। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 कहता है, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर who is deemed to be acting or purporting to act under this act for anything which is in good faith done or intended to be done in the exercise of powers or discharge of function under this act towards the prevention of the commission of the domestic violence। अब अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हुआ, एग्रीड पर्सन सर्विस प्रोवाइडर की मदद ले रहा है, अब उसके जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट या कोई अन्य व्यक्ति इन सर्विस प्रोवाइडर पे या इसके किसी मेंबर पर कोई केस नहीं कर सकते हैं या कोई केस इन पर नहीं होगा क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये इनको एक तरह से एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि इनको पार्टी नहीं बनाया जा सकता किसी सूट में। आप अपने पत्नी के अगेंस्ट में, अगर आप पत्नी ने रिस्पोंडेंट के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया और वो मदद ले रही है सर्विस प्रोवाइडर की, तो अब सर्विस प्रोवाइडर अगर मदद कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर पर कोई केस नहीं बनेगा या सर्विस प्रोवाइडर पार्टी नहीं बनेगा। ओके, तो ये एक प्रोटेक्शन आपको सर्विस प्रोवाइडर को मिला हुआ है। दोस्तों, सेक्शन 11 बात करता है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट, क्लॉज ये कह रहा है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एंड रेगुलर इंटरवल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हर एक जगह पे ये ड्यूटी होती है कि वो इसके बारे में जनता को जागरूक करे, चाहे वो पब्लिक मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो टेलीविजन के थ्रू हो, रेडियो के थ्रू हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो। तो रेगुलर इंटरवल्स पर इस तरह की चीज़ों को जो है दिखाना या अवेयर करना लोगों को, ये ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। क्लास बी सेक्शन 11 का क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इशू ऑफ द एड्रेसेस बाय दिस एक्ट। ये कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमारे जो ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, जो ऑफिसर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो
जो भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है उन सब को सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए। ये भी ड्यूटी गवर्नमेंट की है और समय समय पर उनको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लास 6 कहता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद द लॉ, होम अफेयर्स इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एड्रेसेस इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज एस्टेब्लिश्ड एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड। दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी मिनिस्ट्रीज इससे कंसर्न है, जो भी मंत्रालय इससे कंसर्न है गवर्नमेंट के, वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बनाने के साथ साथ वो इस पर काम करेंगी। अगर समय समय पर इस एक्ट में किसी संशोधन की जरूरत है तो वो संशोधन भी किया जाएगा और इसको इफेक्टिवली परफॉर्म कराया जाएगा। दोस्तों क्लास डी गवर्नमेंट की ड्यूटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके क्लास डी में ये भी है कि प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। अब ये भी इसके लिए प्रोटोकॉल तैयार करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगे इसके तहत, इस एक्ट के तहत, जो कि इंपोज किए जाएंगे डिफरेंट कोर्ट्स पे, मजिस्ट्रेट पे, और मजिस्ट्रेट उसको फॉलो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 3 जिसके बारे में हम लोग डील कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो अपने थम्स अप जरूर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।